Next, we are going case log on the TDS. So number one एक IPC versus CIP 2016. So it is related with section 192 which deals with TDS on salary. So here question is so tips are collected by a company from its customers like in a restaurant and these are distributed to its employees. तो इट मीन्स कंपनी पहले टिप्स कलेक्ट कर लेती है सारे कस्टमर से, फिर उसको हम सभी एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो क्वेश्चन है वेदर इट इज सैलरी बिकॉज दिस अमाउंट इज पेड बाय कंपनी मीन्स एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉइज, मगर अमाउंट इज कलेक्टेड एज ए टिप्स फ्रॉम कस्टमर. तो क्या ये सैलरी माना जाएगा? बट इट इज हेल्ड दैट टिप्स आर कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर. इट मीन्स एम्प्लॉयर इज नॉट पेइंग फ्रॉम इट्स ओन पॉकेट. So it is not a salary, but it will be treated as a income from other sources in the hands of employee. So if it is not salary, it means no TDS is allowed under section 192. तो सेकंड केस है कि यूको बैंक वर्सेज डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 2014 सेक्शन 194A. तो उसमें TDS चार्ज होता है जब आप कोई इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं. उसमें है फिक्स डिपॉजिट की है हमने, इट इज मेड इन द नेम ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ अननोन बेनिफिशियरी. इसमें जैसे दो पार्टी का कोर्ट में केस चल रहा है, तो किसी पार्टी ने पेमेंट करनी है, तो जब तक डिस्प्यूट सेटल नहीं होता है तो एक पार्टी जो पेमेंट करती है वो रजिस्ट्रार के नाम से हम पेमेंट कर रहे हैं और उसी के नाम से वो पैसा उसके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है. अब उस पैसे के ऊपर मिल रहा है, इस रजिस्ट्रार को भी इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट कीजिए एक्यूमुलेटेड. तो क्या ये रजिस्ट्रार की इनकम मानी जाएगी? बट वी आर सेइंग दैट दिस मनी जो कलेक्टेड बाय रजिस्ट्रार तो टू बी पेड लेटर ऑन, जब केस आपका सेटल हो जाएगा. एंड किसको पे करेंगे? उसका नाम है अननोन बेनिफिशियरी. वो अभी हमें नहीं पता है. जिसके भी फेवर में केस सेटल होगा उसको ये अमाउंट आपने पे करना है, तो वो बेनिफिशियरी है. तो इसमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो उस बेनिफिशियरी की इनकम है, किसी की नॉट इनकम ऑफ रजिस्ट्रार. So therefore, credit of interest in the name of registrar is not taxable and not liable to TDS under section 194A. तो इट मीन्स फिर जो रजिस्ट्रार के नाम से जो इंटरेस्ट आएगा उस पर TDS भी नहीं अप्लाई होगा. So another case है कि अगेन सेक्शन 194A में ही है TDS on interest. CIP वर्सेस साहिब चिट्स डेली 2010 एंड CIP वर्सेस एवेन्यू चिट्स 2015. ये चिट फंड कंपनी से रिलेटेड है. चिट फंड कंपनी क्या होती हैं? वो अपने मेंबर्स बनाती हैं जो कंट्रीब्यूशन करते हैं पर मंथ या पर एनम, तो उसको फिर हम पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मेंबर्स में. तो जो भी प्रॉफिट आता है तो वो भी हम मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. उसको हम कहते हैं चिट, एक तरीके से उनका प्रॉफिट है. तो हमने नाम दे दिया कि वो चिट डिविडेंड है जो हमने पे किया है अपने मेंबर्स या सब्सक्राइबर को. तो क्या ये भी इंटरेस्ट माना जाएगा? तो इट इज हेल्ड इन दिस केस लॉ दैट दिस इज नॉट इंटरेस्ट. ये उनका प्रॉफिट का शेयर है मेंबर का, तो जिस मेंबर को मिलेगा उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बट नॉट इंटरेस्ट. तो जब इंटरेस्ट नहीं है तो इट मीन्स नो TDS इज अलाउड अंडर सेक्शन 194A. So another is CIP of TDS versus कैनरा बैंक 2018 सेक्शन 194A में है. तो इसमें होता है नॉर्मली जो भी फिक्स डिपॉजिट होते हैं बैंक में गवर्नमेंट के नाम से, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की कोई कॉरपोरेशन है, उस पर TDS चार्ज नहीं होता है, वो एग्जाम्प्ट है. तो भी क्वेश्चन आता है कि नोएडा है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, तो क्या ये गवर्नमेंट एंटरप्राइज है? तो इस केस लॉ में डिसाइड हुआ था कि ये नोएडा है वो भी स्टेट गवर्नमेंट की कॉरपोरेशन है. तो इट मीन्स इट इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम TDS ऑन इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 194A. तो कोई किसी कॉरपोरेशन जो होती हैं वो स्टैब्लिश होती हैं बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, तो इसमें ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बन जाएगी, तो उस पर कोई TDS नहीं चार्ज होगा. तो मेन क्वेश्चन यही था कि नोएडा जो है वो गवर्नमेंट कॉरपोरेशन है या प्राइवेट है. यानी केस लाइए CIP वर्सेस हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड 2014 सेक्शन 194B से ही रिलेटेड है. तो उसमें है कि एसएससी कंपनी प्रोवाइड करके फ्री गिफ्ट्स टू कस्टमर्स विच सेल ऑफ गुड्स. जैसे न्यू ईयर पर हम सेल लगाते हैं, कस्टमर को प्रोडक्ट के साथ साथ गिफ्ट भी दे रहे हैं, या दिवाली पे हम लगाते हैं. तो अब ये जो फ्री गिफ्ट्स हैं तो क्या है वो विनिंग्स मानी जाएंगी और उस पर TDS आपको अप्लाई करना है.
सो दीज आर कॉल्ड विनिंग्स इन काइंड में है बट नॉट इन कैश, जो भी आप फ्री गिफ्ट दे रहे हैं। इट मीन्स नो टीडीएस इज अलाउड अंडर सेक्शन 194 बी। तो 194 बी डील करके है टीडीएस ऑन विनिंग्स जो होती हैं, जैसे फ्रॉम लॉटरी एक्सेट्रा, बट दिस इज नॉट विनिंग इन कैश में नहीं है, ये काइंड में है। तो अनदर जो सीआईपी वर्ती इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 2019, तो सेक्शन 194 सी में कवर होता है ये। तो कंपनी ने एक ट्रांसपोर्टर को हायर किया है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि और उसको पे किया हमने फ्रेट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टू ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर है जो हमने जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि आपने हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना है और उसके बदले में हम आपको फ्रेट पे करेंगे। तो फ्रेट जो क्या है, क्या वो अब फीस फॉर टेक्निकल सर्विस ही मानी जाएगी या प्रोफेशनल फीस मानी जाएगी? ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो हमने यही है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क, ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क माना जाएगा अंडर सेक्शन 194 सी में। तो उसके हिसाब से टीडीएस चार्ज हो जाएगा, बट जिसमें कोई फीस नहीं है कोई भी, तो देयर फॉर नो टीडीएस अंडर सेक्शन 194 आई। तो राइट, क्योंकि ट्रांसपोर्टर के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने का, तो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क अंडर सेक्शन 194 सी। So next we have a case law under section 194 Act which is related to TDS commission. So CIT versus Ahmedabad Stamp Vendors Association 2012. So in this case what happens is, so in case of a court there are stamp vendors who purchase stamp papers from government and they will purchase at low price but sell to customer or client at a high price. It means difference is a discount. So question is whether this is commission. So in this case law, it is held that since they are purchasing these stamp papers, so on principal basis, it means the relationship is of principal to principal. So this discount is not commission, but this is a profit of them. So therefore, no TDS under section 194 Act. Because it is not commission, so no TDS will be applicable. So another case is Bharti Cellular Limited versus Assistant Commissioner of Income Tax 2013. जैसे सेलुलर कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी है, तो वट डज इट मेक, सो इट सेल्स सिम कार्ड्स और प्रीपेड मोबाइल कार्ड्स to its franchisees like agents, we can say distributor, so who are given some discount. So in this case, when SIM card is sold to customer, only then they will get a discount. It means this is a relationship of principal and agent. So whether this discount is commission, yes, it is a commission under section 194 Act. So therefore TDS is applicable. तो अब देखिए स्टैम्प वेंडर पे वो डिस्काउंट उनका प्रॉफिट माना जाएगा, पर इस केस में सिम कार्ड में डिस्काउंट आपकी कमीशन मानी जाएगी। तो CIT वर्सेस मगर डेयरी इंडिया लिमिटेड 2013। तो मगर डेयरी जो है ये जैसे मिल्क वगैरह की सेल करती है अपने एजेंट्स को, तो उनको भी डिस्काउंट देती है, तो वही सेम केस है। डिस्काउंट ऑन सेल ऑफ मिल्क टू कंसेशनियर्स, कंसेशनियर्स होते हैं जैसे एजेंट्स हैं, डीलर्स हैं, तो ये मिल्क या बटर या कर्ड परचेज करके हैं मगर डेयरी से लो प्राइस पर और उसको सेल करके हैं MRP के ऊपर, जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट माना जाएगा। तो क्या वो भी एज ए प्रिंसिपल और तो कमीशन जो होती है ना वो कभी बनती है जो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है, तो इसमें जो डीलर है वो रिस्क बियर करेगा, तो वो प्रिंसिपल को प्रिंसिपल रिलेशन माना जाएगा। तो इसमें डिस्काउंट है हमारा MRP माइनस प्राइस जो डीलर ने पे किया है, तो डीलर बिकम्स ओनर ऑफ गुड्स। तो जब आपने मिल्क परचेज कर लिया तो आप ओनर बन जाओगे। तो डिस्काउंट जो है दिस इज प्रॉफिट एंड नॉट कमीशन, सो नो TDS अंडर सेक्शन 194 H, इसलिए इसके ऊपर भी कोई TDS चार्ज नहीं होगा। तो मेन कुछ केस लॉज हैं जिसमें डिस्काउंट है वो हमारा प्रॉफिट है बिजनेस का, फिर TDS नहीं लगेगा, यदि वो कमीशन है फिर TDS एप्लीकेबल हो जाएगा। तो CIT वर्सेस इंटरवेट इंडिया 2014, इसमें भी यही है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो इंसेंटिव देती है अपने डीलर को या स्टॉकिस्ट को। इंसेंटिव को मिलते हैं जैसे आप सेल्स का टारगेट पूरा करके हो जाएगी, तो क्या वो जो इंसेंटिव दे रहे हैं वो कमीशन मिल रही है उनको, तो इट नो कमीशन। तो एज ए एजेंट वो सेल नहीं कर रहे हैं, पहले उन्होंने गुड्स परचेज करी कंपनी से फिर सेल करी इन्होंने, क्योंकि एज ए प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशन,
बाद में मिला उनको इंसेंटिव सेल की परफॉर्मेंस के बेस पर, उसमें किसी नो कमीशन, बाकी बिजनेस प्रॉफिट उसके ऊपर भी कोई टीडीएस चार्ज नहीं होगा। तो ऐसे केस है CIP वर्सेज कतार एयरवेज 2011। उसमें मिलता है डिस्काउंट ऑन एयरलाइन टिकट्स टू ट्रैवल एजेंट्स को। तो डिस्काउंट मिला, ट्रैवल एजेंट्स क्या करते हैं, वो टिकट्स बुक करते हैं एयरलाइंस की, उनको डिस्काउंट मिलता है विच इज MRP माइनस जो प्राइस वो पे कर रहे हैं। पर इसमें कंडीशन होती है जो एजेंट्स हैं दे कैन सेल द टिकट्स एट एनी प्राइस अप टू MRP। मीन्स जो उनका डिस्काउंट है वो अपना कम ज़्यादा कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कस्टमर की टाइमिंग के अकॉर्डिंगली। तो इट मीन्स तो अब ये फिक्स डिस्काउंट तो है नहीं, सो वी से कि दिस इज नॉट प्रिंसिपल टू एजेंट रिलेशन, but this is profit of business of these travel agents. जब ये प्रॉफिट है तो इट मीन्स नो TDS इन दिस केस आल्सो। सो डायरेक्टर पराशर भारती वर्सेस CIT 2018। इसमें होता है एजेंट्स होते हैं वो बुक करते हैं एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम कस्टमर से टू बी डिस्प्लेड बाय टीवी दूरदर्शन। एजेंट्स बना हुआ है, उसने कस्टमर से एडवर्टाइजमेंट कलेक्ट करके दूरदर्शन के थ्रू उन्होंने पब्लिश करना है टीवी के ऊपर। तो उससे जो मनी कलेक्ट होगी एजेंट क्या करता है, एजेंट विल कलेक्ट मनी, उसमें से अपना शेयर रख लेगा और जो बाकी बैलेंस है वो टीवी को पे कर देता है। तो क्या ये अब कमीशन मानी जाएगी? यस इट इज कमीशन, क्योंकि एजेंट दूरदर्शन के बिहाफ पर ही एडवर्टाइजमेंट बुक कर रहा है और उसको एज ए कमीशन मिल रही है, जो उसका शेयर है वो फिक्स होगा परसेंटेज वाइज, इसलिए वो कमीशन है, एक लाइफ टू TDS। बट इसी के कॉन्ट्राडिक्शन में एक केस लॉ है, सो जागरण प्रकाशन एंड लिविंग मीडिया लिमिटेड। इसमें भी यही है, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, ये एडवर्टाइजमेंट बुक करती है कस्टमर से और मीडिया कंपनी के लिए, रेडियो या टीवी के लिए, और उसमें से कमीशन रिटेन कर लेती है। पर इसमें हमने डिसीजन लिया था कि इट इज प्रॉफिट और इस पर TDS चार्ज नहीं होगा। और दिस इज वेरी ओल्ड केस लॉ, सो आई थिंक दिस केस लॉ इज रेलिवेंट लेटेस्ट केस लॉ 2008। so you should give reference to this case law and not to this one। देखिए आप इसको रेफरेंस करते हैं तो फिर उसके बेस पर आपका जो क्वेश्चन है वो वैलिड माना जाएगा, क्योंकि ये दोनों डिसीजन हाई कोर्ट के हैं, दिस इज आल्सो हाई कोर्ट। जब तक ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग नहीं आएगी तब तक ये दोनों ही आपके वैलिड माने जाएंगे इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स में। PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें फुल डिटेल्स में आपको दिए हैं केस लॉ।